अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 6 विच इज़ न्यूक्लिक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट। Nucleic acids were first reported in 1869 by a Swiss physician when he isolated a new compound from the nuclei of pus cells, white blood cells. This compound was neither a protein nor lipid nor a carbohydrate, therefore it was a novel type of biological molecule. He named this molecule as nuclein because it was located in the nucleus. सो स्टूडेंट्स, वो कह रहे कि जो न्यूक्लियस को सबसे पहले रिपोर्ट किया था या आइडेंटिफाई वो किया था 1869 में एक स्विस फिजिशियन ने, कि जब उसने आइसोलेट किया था एक न्यू कंपाउंड को, कहाँ से, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो कंपाउंड है ना तो प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना लिपिड है। तो उसने क्या किया कि ये एक नॉवल टाइप या न्यू टाइप का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो उसने उसका नाम रख दिया न्यूक्लियन, क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियन वाज डिटरमाइंड इन 1920 एंड वाज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, कह रहे हैं जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था और केमिकल नेचर थी वो कब डिटरमाइन हुई, 1920 में। ठीक है, और उसका नाम उसको रीनेम कर दिया गया, यानी उसका नाम अभी चेंज करके रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिन से, क्योंकि उसकी एसिडिक नेचर थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, आई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। कह रहे कि अब ये क्लियर हो चुका है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। कह रहे हैं कि जो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं यानी डीएनए और आरएनए, ये क्या लीनियर है, अनब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। द मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो इनके मोनोमर्स हैं यानी जिस ये से ये मिलके बने हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के, उनको हम कहते हैं, ये वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमने देख लिया है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं यानी डीएनए और आरएनए वो किससे मिलकर बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो अब हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर स्टडी करने लगे कि वो क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑफ आरएनए आर नोन एज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कह रहे हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी वो न्यूक्लियोटाइड्स जिससे मिलकर डीएनए बना हुआ है उनको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम कहेंगे ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, each nucleotide consists of pentose sugar, a phosphate group, and a nitrogen containing ring structure called base। कह रहा है जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके पास टोटल तीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? एक तो हमारे पास होती है पेंटोज होती है यानी 5 कार्बन शुगर, एक उसमें फास्फेट ग्रुप होगा और एक उसमें नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होगी जिसको हम बेस कहेंगे या नाइट्रोजनस बेस कहते हैं जिसको हम। ठीक है, द पेंटोज शुगर इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोज एंड इन राइबोन्यूक्लियोटाइड इज राइबोज। कह रहा है जो पेंटोज शुगर है, जो 5 कार्बन शुगर है, वो डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए में वो क्या होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोज, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में वो होती है राइबोज। ठीक है, फास्फेरिक एसिड इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ न्यूक्लियोटाइड्स। कह रहा है जो फास्फेरिक एसिड है वो कॉमन कंपोनेंट है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी दोनों में पाया जाता है, विच प्रोवाइड्स एसिडिक प्रॉपर्टीज टू डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए और आरएनए को क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। द नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बेसिस। कह रहे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बेसिस कहते हैं बिकॉज ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम्स व्हिच कैन थस एक्वायर अ प्रोटॉन। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस। अब कह रहा है कि जितनी भी बेसिस हैं उनकी हम दो मेजर क्लासेस है। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, आई सिंगल रिंग पायरामिडिन एंड डबल रिंग प्यूरिन्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो जितने नाइट्रोजन बेसिस है उनकी हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, यानी ऐसी बेसिस जिनके अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी उनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पायरिमिडीन्स, और जिनके अंदर डबल रिंग होगी उनको हम कहेंगे ये क्या है, प्यूरिन्स। पायरिमिडीन बेसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कह रहा है पायरिमिडीन जो बेसिस है वो तीन तरह की है जिनमें सिंगल रिंग पाई जाती है। वो कौन कौन सी है, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। ठीक है, थायमीन इज ऑनली फाउंड इन डीएनए व्हाइल द यूरासिल इज ऑनली फाउंड इन आरएनए।
ऑन द अदर हैंड द प्यूरेन बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स आई एडेनिन एंड गवानीन। सो बच्चों, जो डीएनए है ना उसमें 4 बेसिस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, थाइमिन, गवानीन एंड साइटोसिन। ठीक है, यूरासिल जो होती है वो उसमें नहीं होती। टोटल हमने 5 बेसिस पढ़ी है ना। तो जो डीएनए था उसमें भी 4 टाइप की बेसिस होती हैं, पाई जाती हैं, और जो आरएनए उसमें भी 4। एक जो बेस जिसका डिफरेंस होता है, 3 जो बेसिस है वो सिमिलर होती हैं दोनों में। जो एडेनिन, गवानीन, जो साइटोसिन है वो दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन पाया जाता है और जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल बेस पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ उसने कि जो थाइमिन है वो सिर्फ पाई जाती है डीएनए में, जो व्हाइल द यूरासिल इज ओनली फाउंड इन आरएनए। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.30 में कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये डीऑक्सीराइबोस है जो 5 कार्बन शुगर है, और ये किसमें पाई जाती है? डीएनए में। नेक्स्ट हमारे पास राइबोस। डीऑक्सीराइबोस और राइबोस ये दोनों 5 कार्बन शुगर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आप गौर करें, जो कार्बन नंबर 2 है जो हाईलाइट किया हुआ है उसकी जो डाउनवर्ड है डीऑक्सीराइबोस में, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि राइबोस में OH प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये राइबोस है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है, राइबोस आरएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट है ये फास्फोरिक एसिड। ये दोनों में कॉमन होता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी। नेक्स्ट है हमारे पास पायरिमिडीन। उसमें हमारे पास यानी सिंगल रिंग वाली बेसिस, उसमें हमारे पास आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसिन आ जाता है, एक एक आ जाती है यूरेसिल जो सिर्फ आरएनए में पाई जाती है, और एक आ जाती है थाइमिन जो कि डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, पायरिमिडीन वाली यानी सिंगल रिंग वाली जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है वो कितने हैं? 3 है, देख लें, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। जबकि जो प्यूरिन्स है यानी डबल रिंग वाले वो हमारे पास 2 थे, एडिनिन एंड गवानीन। ठीक है, देख लें इनके स्ट्रक्चर के अंदर दो दो रिंग्स प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.31 में स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड को। जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। ये आपको 3 डिफरेंट कलर्स में, ये ब्लू, पिंक, येलो में आपको 3 डिफरेंट कलर के हाईलाइट हुए नजर आ रहे हैं। ये जो सेंटर में अगर आप देखिए ये शुगर है, ये एक 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोस होगी, जबकि आरएनए के केस में ये क्या होगी? राइबोस। ठीक है, ये शुगर है। ठीक है, एक 5 कार्बन शुगर है सेंटर में। उसके बाद क्या है, उसके एक तरफ अटैच है नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस कोई भी हो सकती है, एडिनिन, थाइमिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल। और इसके इस साइड पे क्या अटैच होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, during the formation of a nucleotide, first nitrogenous base is linked with 1 prime carbon of pentose sugar. Such combination is called nucleoside। कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो एक नाइट्रोजनस बेस होती है वो कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर के साथ लिंक हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये देखें, ये पेंटोस शुगर है, इसके साथ भी एक नाइट्रोजनस बेस लगी, इसके कार्बन नंबर 1 पे ये नजर आपको आ रहा है, ये 1 प्राइम ये जो है इसके कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुई है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ शुगर और ये जो नाइट्रोजन बेस का जो कॉम्बिनेशन, इसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या है न्यूक्लियोसाइड? व्हेन फास्फोरिक एसिड इज लिंक्ड विद 5 ग्राम कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। और कह रहे हैं जब इसी के कार्बन नंबर 5 के साथ, शुगर के कार्बन 5 के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ये आप देख सकते हैं या येलो कलर में जो हाईलाइट है, जब ये अटैच हो जाएगा तो इस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कह देंगे? ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, when a phosphoric is linked with 5 prime carbon of pentose sugar, the nucleotide is formed. A nucleotide with one phosphoric acid is called nucleoside monophosphate. Okay. अब बच्चों ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एक भी अटैच हो सकता है, दो भी अटैच हो सकता है, तीन भी अटैच हो, जैसे इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ऐसा जो न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर क्या हो, एक ही फॉस्फेरिक एसिड हो, उसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, वाई 2 फॉस्फेरिक एसिड वाले को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट है, यानी इसमें 2 फॉस्फेट है। ठीक है, एंड विथ 3 फॉस्फेरिक एसिड वाले को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। द न्यूक्लियोटाइड्स which take part in the formation of DNA or RNA must contain 3 phosphates, but during their incorporation into DNA or RNA polymer, each nucleotide loses its 2 terminal phosphates. Okay. कह रहे हैं कि जो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए और आरएनए फॉर्मेशन में, उनके पास क्या होने चाहिए? कम से कम 3 फॉस्फेट्स होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर गिवन इन द टेबल 2.7। कह रहा है कि जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए वो दी गई हैं टेबल 2.7 में।
सो लेट्स सी टेबल 2.7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजनस बेसिस। वो कौन कौन सी हैं? एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल, और जो थायमिन है उसमें स्लैश है, यानी जो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में पाई जाती है, थायमिन सिर्फ डीएनए में पाई जाती है। बाकी जो 3 बेसिस है ये सिमिलर हैं दोनों आरएनए और डीएनए में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आरएनए और डीएनए। आरएनए में सबसे पहले आ जाता है राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। इसमें होती हैं एडिनोसिन, गवानीन, इसमें जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स होंगे यानी राइबोस प्लस बेस, वो क्या होगी? एडिनोसिन, गवानोसिन, अगर एडिनिन प्रेजेंट है तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। और उसके जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है यानी राइबोस प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, वो कैसे हो सकते हैं? एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से जीएमपी फॉर गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह साइटिडीन एमपी मोनोफॉस्फेट, डीपी डाइफॉस्फेट एंड सीटीपी ट्राइफॉस्फेट। एंड इसी तरह यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह आप डीएनए की देख लें। डीएनए की जो हमारे पास डिऑक्सो और राइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो कौन कौन से? डी एडिनोसाइड, एडिनोसिन, डी ग्वाइनोसिन, डी साइटिडीन, डी थायमीन। और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो कौन से होंगे? डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके साथ जो हमने डीएनए के साथ जो होते हैं उसके साथ क्या लिखना है? डी लगाना होता है, ठीक है। डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। डी थायमाइडिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि जो पोलीमराइजेशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर बाय कंडेंसेशन एक्शन लाइक अदर बायोमोलिक्यूल्स। कह रहे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स उनको भी हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू अ कंडेंसेशन एक्शन, ठीक है। अनलाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, हाउएवर द मॉलिक्यूल दैट इज released is not water but phosphate, two phosphate groups bond together, okay। लेकिन कह रहा है जो बाकी जो कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं बाकी मॉलिक्यूल्स के केस में लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, जब भी उनमें कोई दो मॉलिक्यूल्स जॉइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमिनेट होता है। कह रहा है इसके केस में जब दो न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा बल्कि क्या रिलीज होगा? पायरोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे, ठीक है। वेन पायरोफॉस्फेट इज क्लीन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, अ ग्रेट डील ऑफ फ्री एनर्जी इज रिलीज। कह रहा है कि जो पायरोफॉस्फेट है यानी जो दो फॉस्फेट ग्रुप से जो आपस में बॉन्ड है, जब उनको आप ब्रेक करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो क्या होगी? रिलीज होगी, विच इज ड्राइव्स द प्रोसेस। इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड्स बिगन टू लीक बाय फॉस्फोडाइस्टर bonds एंड अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज फॉर्म्ड। इसमें कह रहा है कि जब पायरोफॉस्फेट रिमूव होंगे तो उनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे थ्रू अ बॉन्ड कॉल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। किस बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और एक पॉलीमर बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की जिसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पॉली मींस मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। Polynucleotides have a free 5' phosphate group at one end and a free 3' hydroxyl group at the end। कह रहे कि उनके एक एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और दूसरे पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाय कन्वेंशन दी सीक्वेंसेस आर नैम्ड फॉर 5' to 3'। कह रहा है कि इनको आप जो नैम करते हैं वो 5' to 3' करते हैं, ठीक है। या फिगर 2.232 में देख सकते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसी होती है, ठीक है। यानी ये पॉलीमर कैसे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जाहिर होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि ये नीचे न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऊपर वाला जो हमारे पास दूसरे फॉस्फेट की जो शुगर है उसके साथ क्या हो गया है? अटैच हो गया है, बीच में एक बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरह क्या होगा कि ये आपस में और जुड़ते जाएंगे और ये जो चेन है ये एक्सटेंड होती जाएगी। अब जैसे ये देखें, ये एक तीसरा मॉलिक्यूल आया, इसके साथ पास तीन जो थे फॉस्फेट ग्रुप थे, दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गए, एक जो फॉस्फेट ग्रुप था उसने बॉन्ड बना लिया जो हमारे पास पेटोज शुगर थी उसके OH के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा? ये चेन एक्सटेंड होगी। इसी तरह इसके नीचे और ऐड होते जाएंगे और ये दो दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गए थे, इनको आप पायरोफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ ATP एंड NAD।
ATP क्या है? स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज अ mononucleotide as shown in figure 2.32. ATP has three parts connected by covalent bond. तीन पार्ट्स कौन कौन से ATP के पास? एक एडिनिन है नाइट्रोजन बेस, बी राइबोज और 5 कार्बन शुगर, एंड तीसरा कंपोनेंट है इसके पास 3 फास्फेट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोई भी जो एक नॉर्मल ATP होता है उसमें के पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि यानी उसके पास एक शुगर होती है राइबोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक उसके पास 3 फास्फेट ग्रुप्स है। ठीक है, The two covalent bonds linking the three phosphates together are called high energy bonds. Okay, कह रहे हैं ये जो तीन फास्फेट के अगर आप देखें ये तीन जो फास्फेट आपस में जा रहे हैं इनके बीच में बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये जो बॉन्ड्स है ये कहता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, द टू covalent bonds which link the three phosphate के कह रहा है वो जो दो covalent bonds जो थ्री फास्फेट्स को आपस में जोड़ देते हैं वो क्या है? वो हाई एनर्जी बॉन्ड से ATP can be converted to ADP and inorganic phosphate by hydrolysis। कह रहा है ATP को हम ADP में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक फास्फेट में किसके थ्रू? बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर ऐड करें तो क्या होगा? जो एक फास्फेट का बॉन्ड है दूसरे फास्फेट के साथ ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और वो ATP कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी ADP में, क्योंकि उसके पास दो फास्फेट रहेंगे और एक जो फास्फेट ब्रेक हुआ है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट है जो वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ATP इज नाउन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारे पास NAD यानी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कह रहा है इसके पास दो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स। वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ निकोटिनामाइड, कह रहा है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है निकोटिनामाइड शुगर एंड फास्फेट, अदर न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ एडिनिन शुगर फास्फेट। The two nucleotides are joined by their phosphate group। कह रहा है कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू फास्फेट ग्रुप, फार्मिंग अ डाइन्यूक्लियोटाइड NAD जो क्या है ये कोएंजाइम है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ NAD। ठीक है, इसमें हमारे पास सिंपल क्या हुआ कि दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में क्या है? अटैच हुए थ्रू फास्फेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। बच्चों सबसे पहले जो था जब एडवांसमेंट हुई बायोलॉजिकल साइंसेस में तो हमें पता चला कि जो पहले जो ये कंसेप्ट था कि प्रोटीन्स भी बेबी हेरिडिटरी मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल को होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं था कि हेरिडिटरी मटेरियल है कि DNA है या न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन्स है। ठीक है, तो जब ये कंफर्म हुआ 1950s तक कि जो DNA है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है, नेक्स्ट जनरेशन में हमारा DNA जाता है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। तो उसके बाद 1951 में वैटसन और एक दो साइंटिस्ट ने एक मॉडल ऑफ DNA दिया, यानी उसका स्ट्रक्चर बताया कि कैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वैटसन और एक मॉडल ऑफ DNA, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। तो इसको आपने क्या करना है अच्छी तरीके से समझना। In 1951, Erwin Chargaff found that nitrogenous bases in DNA show specific ratios. He observed that amount of adenine is always equal to that of amount of thymine and amount of guanine is always equal to cytosine in DNA। कहते हैं कि 1951 में एरविन चार्गफ ने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो एक स्पेसिफिक रेशियो में DNA में पाई जाती है, कि उसने ऑब्जर्व किया कि जो एडिनिन है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके साथ? थाइमिन के। जितना एडिनिन होगा उतने थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो गवानीज है वो ऑलवेज इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, इन दोनों की अमाउंट भी क्या होती है? इक्वल होती है DNA में। दिस implies that the total purines and total pyrimides are in 1:1 in DNA। कहते हैं इससे हमें ये पता चला कि जितनी भी प्यूरीज और पायरिमिडीज है वो किस रेशियो में पाई जाती है? 1:1 में। ठीक है, यानी इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो क्या कहा गया उसने कि इक्वल रेशियो में पाई जाती है। ठीक है, दिस कंक्लूजन इज नाउन एज चार्गफ्स रूल। कहते हैं इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? चार्गफ रूल। ठीक है, इन दोज डेज द एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ DNA बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज पब्लिश। कह रहा है इन डेज में क्या हुआ कि जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस थी, ठीक है, DNA की, वो प्रपोज हुई बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, दे फर्स्ट क्लेम दैट DNA इज आर डुप्लेक्स डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले इन दोनों रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने क्लेम किया था कि जो DNA है वो एक डबल हेलिक्स है। ठीक है, द विड्थ ऑफ डुप्लेक्स इज 2 nanometer while the length of the each turn is 3.4 nanometer in 1953 on the basis of
These observations, a graduate student Francis Crick and a research fellow James Watson of Cambridge University proposed a physical model of DNA which is now called Watson and Crick model of DNA. ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन थी किसकी, रोजलिंड फ्रैंकलिन की और विल्कन्स की, इसकी बेसिस पे एक फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वैटसन ने क्या किया, एक फिजिकल मॉडल दिया डीएनए का जिसको हम कहते हैं वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स व्हिच आर अटैच्ड टुगेदर बाय बेस पेयर्स। सिंपली स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि उसका अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यानी उनके अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है जो कि आपस में अटैच होती हैं थ्रू बेस पेयर्स। In order to make base pairing, the two polynucleotide chains are opposite in direction. One chain runs from 5 prime to 3 prime downward, and the other chain runs from 5 prime to 3 prime upward. कह रहा है कि और इन बेसिस को क्या करने के लिए, बेस पेयरिंग करने के लिए जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, वो कहता है कि एक जो चेन होती है वो 5 to 3 प्राइम डाउनवर्ड प्रेजेंट होती है और जो दूसरी चेन होती है वो 5 to 3 प्राइम अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, बोथ चेन शो अ कंस्टेंट विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर। कह रहा है उनकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है। देयरफॉर बोथ चेन्स आर सपोज टू बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। द बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक, आई एडेनिन मेक्स द पेयर विद थायमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बेस पेयरिंग होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जो एडेनिन होती है वो पेयर करती है हमेशा थायमिन के साथ और जो गुआनिन होती है वो हमेशा पेयर बनाती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। दी बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और कह रहा है ये जो बेस पेयर होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। कह रहा है कि जो एडेनिन और थायमिन है इनके बीच में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जो साइटोसिन और गुआनिन है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। कह रहे जो एक टर्न है ना, ये देखें, ये अगर आप स्ट्रक्चर देख सके कौन सा, फिगर 2.35 में देख सकें वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसमें आप ये देखिए तो ये जो एक ट्विस्ट है या एक टर्न है इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कह रहा है कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये कंप्लीमेंट्री हैं तो एक दूसरे के यानी अपोजिट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ the sequence of nucleotides along the length of DNA strand. The sequence can vary in countless ways. The sequence is specific for different species, organisms and even individuals. कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है डिफरेंट हो सकता है फॉर इवन फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जीन। अ जीन इज रीजन ऑफ डीएनए विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिंपली, अच्छा जीन क्या है, जीन कह रहा है कि डीएनए का पार्ट है जो किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। इट इज़ द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कह रहे हैं जो फिजिकल जब फंक्शनल यूनिट है जिसका हेरिडिटी में रोल होता है वो जीन होता है। वो क्या है, जीन। ईच जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड specific proteins needed in organisms such as they contain the instructions for our individual characteristics like eye and hair color। कह रहे कि हर जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, और यानी उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, लाइक कि हमारी जो आई का कलर क्या होगा या हेयर कलर क्या होगा तो वो कौन कंट्रोल करता है, जीन। इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स द जीन from the DNA is copied into messenger RNA. The messenger RNA moves out of the nucleus and uses ribosome to form the polypeptide that finally holds and configures to form the protein। अब कह रहा है प्रोटीन बनाने के लिए जीन क्या करेगा, वो कॉपी हो जाता है पहले मैसेंजर आरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए बना लेगा और वो मैसेंजर आरएनए मूव कर जाता है न्यूक्लियस से किधर, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और वो क्या करेगा, राइबोसोम्स को यूज़ करेगा और एक पॉलीपेप्टाइड बना लेगा जो फाइनली क्या बना देगी, प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए। आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी क्या है, एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी एक चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, इस डिटेल केमिकल्स नेचर हैज ऑलरेडी बीन discussed in previous topics. Unlike DNA, the RNA is generally single-stranded and does not form a double helix like DNA. Okay, अब जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए और आरएनए वो क्या है, वो कह रहा है कि अनलाइक डीएनए की तरह नहीं, जो आरएनए है
ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे डीएनए हमने पढ़ चुका है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं वो और आपस में वो ट्विस्ट होते हैं या जॉइन होते हैं थ्रू बेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन जो आरएनए के केस में क्या है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, डबल हेलिक्स नहीं होती। However, some regions of RNA show a secondary double stranded structure in their complementary regions. There are three major classes of RNA, each with the special function in protein synthesis. अब ओके, अब आगे से क्या कह रहा है कि जो RNA इसकी तीन मेजर क्लासेस हैं, ठीक है। कौन सी? rRNA यानी राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA एंड मैसेंजर RNA, ठीक है। कह रहा है आगे से इसकी 3 क्लासेस हैं और हर का क्या है, डिफरेंट स्पेसिफिक रोल है। These RNA are transcribed from DNA template. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी कहते हैं, ठीक है। एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। कह रहे कि एक सिंगल स्ट्रैंड है ऑफ वेरिएबल लेंथ, यानी लेंथ इसकी वेरिएबल चेंज हो सकती है। इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द जीन एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग मैसेज। ओके, सिंपली हमने अभी पढ़ा है कि जो भी जीन होता है उसने जो प्रोटीन बनानी है वो सबसे पहले क्या बनाता है, अपना एक मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। तो वो अब कह रहा है कि जो इसकी लेंथ होगी मैसेंजर आरएनए की, वो डिपेंड करेगी कि साइज ऑफ जीन का साइज कितना है या प्रोटीन का साइज के ऊपर डिपेंड करेगी जिसके लिए मैसेज लेके जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ प्रोटीन consisting of 100 amino acids, the messenger RNA will have the length of 300 न्यूक्लियोटाइड्स। कह रहा है कि अगर हमें एक प्रोटीन बनानी है 100 अमीनो एसिड की, तो मैसेंजर आरएनए के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 300 न्यूक्लियोटाइड्स। एक्चुअली जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक वो मिलके बनाते हैं एक एनकोड अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। सो ट्रिपलेट्स, सच ट्रिपलेट्स of nucleotides along the length of messenger RNA are called codons or of genetic codes. Okay, अब सिंपली वो क्या कह रहा है कि अगर हमने एक 100 न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है, तो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए होगा वो कितना होगा? वो 300 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, ठीक है। वो क्यों कह रहा है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है वो मिलके एक अमीनो एसिड बनाते हैं। वो क्या करते हैं, 3 जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोड करते हैं या इनकोड करते हैं या बनाते हैं एक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसलिए ये जो 3 का एक ट्रिपलेट है या सेट है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक कोडॉन है, यानी एक चीज प्रोटीन अमीनो को कोड कर रहा है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। के जितना भी आरएनए होता है सेल में, उसका 3 to 4% मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होता है। मैसेंजर आरएनए टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। और इसका काम कहता है कि ये मैसेज लेके जाता है कहाँ से? न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास के ये पार्टिकुलर प्रोटीन बनानी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आरएनए की टाइप, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है और एक प्रोटीन होती है। राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट ऑन the DNA of several chromosomes. It is called ribosomal RNA because it eventually becomes part of ribosome. ओके, कह रहा है कि इसको हम जो राइबोसोमल आरएनए क्यों करते हैं, क्योंकि ये इवेंचुअली जो पार्ट हो जाता है किसका? राइबोसोम का, ठीक है। द राइबोसोमल आरएनए इज पैक्ड with a variety of proteins into ribosomal subunits. The base sequence of ribosomal RNA is similar from bacteria to higher plants and animals. कह रहे हैं जो इसका बेसिक सीक्वेंस है वो सिमिलर रहता है राइबोसोमल आरएनए का सारे तकरीबन बैक्टीरिया और हायर प्लांट सब में, ठीक है, एंड एनिमल्स। राइबोसोमल आरएनए हैव लार्जेस्ट साइज अमंग द आरएनए, ठीक है। जितना भी आरएनए का 3 टाइप्स है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है वो किसका होता है? राइबोसोमल आरएनए के। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल आरएनए कंटेंस ऑफ सेलुलर राइबोसोमल आरएनए। कह रहे हैं कि टोटल जितना भी आरएनए होता है उसका 80% जो होता है वो क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। ये राइबोसोम का पार्ट होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इन अदर वर्ड्स, राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम टीआरएनए भी कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। जितने भी 3 टाइप के आप आरएनए मॉलिक्यूल्स उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो ट्रांसफर आरएनए होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। और ट्रांसफर आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बट इट शोज अ डुप्लेक्स appearance at its some region complementary bases are bonded to one another. सो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो टी आर एन ए है वो है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन कहीं पे ये डुप्लेक्स अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। जहाँ पे उसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या आती है, बॉन्ड हो जाती है एक दूसरे के साथ। इट शोज अ फ्लैट कवर क्लोवर लीव शेप into dimensional views. Its 5' end always terminate in guanine base
while the 3 point end is always terminated with the base sequence of CC। कह रहे कि जो उसका 5 point end है वो कहाँ पे हमेशा एंड होगा, गवर्निंग बेस के पर, जो कि 3 प्राइम एंड है उस पे कौन सा सीक्वेंस होगा हमेशा, CCA यानी साइटोसिन एडेनिन। अमाइनो एसिड इज अटैच टू ट्रांसफर RNA एट दिस एंड। कह रहे हैं जो अमाइनो एसिड आगे अटैच होता है ट्रांसफर RNA के साथ, वो इस एंड पे अटैच होता है। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरिएबल, वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रांसफर RNA हैज 3 लूप्स। कह रहे हैं इसकी 3 लूप्स होती हैं। द मिडल लूप इज ऑल द ट्रांसफर RNA इज कंपोज्ड ऑफ 7 बेसिस। कह रहा है कि जो मिडल लूप होती है इसकी, ये ट्रांसफर RNA वो कंपोज होती है 7 बेसिस की। द मिडल 3 ऑफ विच फॉर्म दी एंटीकोडॉन। उन 7 के जो में से जो बीच वाले 3 बेसिस हैं वो बनाती हैं एंटीकोडॉन। इट इज कम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA। नेक्स्ट है डी लूप रिकॉग्नाइजेज द एक्टिवेशन एंजाइम। जो कह रहे हैं जो डी लूप है वो रिकॉग्नाइज करती है एक्टिवेशन एंजाइम को। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है थीटा लूप। ठीक है, वो क्या करती है, थीटा लूप रिकॉग्नाइजेज द स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम फॉर बाइंडिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, वो क्या करती है, वो रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक प्लेस को राइबोसोम के ऊपर जहाँ पे हमने जहाँ पे जिसने बाइंड होना होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, there is at least one transfer RNA molecule for each of the 20 amino acids found in प्रोटीन्स। कह रहा है कि एटलीस्ट एक ट्रांसफर RNA molecule प्रेजेंट होता है 20 amino acids के लिए इन प्रोटीन्स। 60 ट्रांसफर RNA हैव बीन आइडेंटिफाइड। कह रहा है अभी तक 60 जो ट्रांसफर RNA molecules हैं वो क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। However, human cells contain about 45 different kinds of transfer RNA molecules। कह रहे कि लेकिन ह्यूमंस के अंदर 45 टाइप के जो ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स वो पाए जाते हैं। ई ट्रांसपोर्ट द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और जो हर तरह का ट्रांसफर मॉलिक्यूल है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म टू द सरफेस ऑफ राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिगर 2.36 में आप देख सकते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए की इसकी शेप कैसे होती है। तो अगर आप देखें तो आपको 3 लूप्स नजर आ रही होंगी, डी लूप, थीटा लूप और मिडल लूप। जो मिडल लूप है उसमें 7 बेसिस, उसमें जो बीच वाली तीर है वो इसको सेंथिसाइज करती हैं एंटीकोडॉन को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।